जय हिंद दोस्तों। दिल्ली दरिंदगी की चमचमाती दुनिया। यहाँ हर दिन ना जाने कितने जुर्म होते हैं। कुछ तो सामने आए, कुछ तो सामने आने से पहले ही खत्म कर दिए गए। ये कहने को तो अपने देश की राजधानी है, पर इसकी हर गली में दरिंदगी की एक खौफनाक कहानी है। इसी सपनों के शहर दिल्ली में ना जाने कितने लोग अपने सपने साकार करने आते हैं। यहाँ आकर लोग महसूस करते हैं कि ये शहर नर्क से भी बदतर है। यहाँ की दरिंदगी के किस्सों से शायद ही कोई अनजान होगा। आज बात यहाँ तक आ चुकी है कि कोई भी शख्स दिल्ली में खुशी से रहना नहीं चाहता है। लोग अब दिल्ली के नाम से कांप जाते हैं। यही दिल्ली 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह से फिर सुर्खियों में है। नया साल लोगों के लिए नए सपने, नए प्लान और दिल्ली के दरिंदों के लिए एक नया मौका लेकर आया। 31 दिसंबर की रात तथा 1 जनवरी की सुबह दिल्ली में जो हुआ वो वाकई खौफनाक मंजर था। नया साल सबके लिए सब कुछ नया लेकर आया था। बस इस नए साल ने एक मासूम की ज़िंदगी छीन ली, उसके घर वालों से उनका सहारा छीन लिया। भगवान न करे कभी किसी का नया साल ऐसे हो। 31 दिसंबर की रात थी। सभी जश्न पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। सभी के नए प्लान्स बन रहे थे। लेकिन अपने इसी देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए आता है, जिनके हर दिन रात हमेशा एक से होते हैं। इनका हर दिन नए संघर्ष लेकर आता है और इनकी पूरी ज़िंदगी संघर्षों में ही बीत जाती है। इनके लिए सिर्फ साल बदलते हैं, इनकी ज़िंदगी नहीं। दिल्ली के ऐसे ही एक परिवार की कहानी है। यह परिवार दिल्ली के कंझावाला इलाके में रहता है। यह कहानी इसी परिवार की संघर्षशील लड़की की है। एक लड़की जिसके पिता की 8 साल पहले मौत हो गई। माँ की दोनों किडनियाँ खराब हैं। एक भाई जो उससे छोटा है। पिता की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसी लड़की पर आ गई, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अब वह लड़की अंजलि परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। जॉब तथा पार्ट टाइम जॉब करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अभी उसकी उम्र केवल 23 साल ही थी। परिवार की ज़रूरतें सही से पूरा करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े होने के कारण 31 दिसंबर को कंपनी की तरफ से उसको कॉल आता है कि 1 जनवरी के इवेंट की सारी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आप कंपनी में आकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। 31 दिसंबर शाम 6 बजे ये लड़की अपनी माँ से बताकर कंपनी चली जाती है। इसके बाद 8 बजे माँ से फ़ोन पर बात होती है तो वह कहती है माँ न्यू ईयर की पार्टी है, हो सकता है आने में थोड़ा देर हो जाए। माँ तो माँ होती है। माँ 10 बजे फिर कॉल करती है। अंजलि माँ को समझाते हुए बोलती है माँ अभी टाइम लगेगा, आप लोग खाना खाकर सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। अब रात के 11-12 बज चुके थे। माँ की फिक्र बेचैनी में बदल चुकी थी। माँ ने फिर कॉल की अंजलि के नंबर पे। अब अंजलि का फ़ोन बंद हो चुका था। माँ खुद को तसल्ली देते हुए सोचती है कि बेटी ने कहा है कि देर हो जाएगी तो शायद सुबह आ जाए। माँ खुद को तसल्ली देते हुए सो जाती है। अब सुबह हो चुकी थी, अभी भी पूरी दिल्ली उठी नहीं थी। तभी कोई उस माँ का दरवाज़ा जोरों से पीटता है। माँ सोचती है उसकी बेटी होगी। माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ ने देखा कि सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये स्कूटी है, इस पर ये नंबर पड़ा हुआ है और ये नंबर आपकी बेटी के नाम पर रजिस्टर है। माँ ने कहा हाँ ये मेरी बेटी का है और ये स्कूटी उसी की है। माँ लड़खड़ाते हुए शब्दों में पूछती है क्या हुआ, क्या मेरी बेटी ठीक है? पुलिस वाले बड़े ही आराम से बोलते हैं हाँ सब ठीक है, बस इस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको हमारे साथ चलना होगा। माँ को लगता है शायद स्कूटी ही टूटी होगी, बेटी तो ठीक ही होगी। लेकिन पुलिस वाले उस माँ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ मुर्दा घर में एक लाश रखी थी। उस लाश को पुलिस वाले माँ, भाई और बहन को दिखाते हैं। यह सब देखते ही पूरा परिवार सुन्न पड़ जाता है। मुर्दा घर में लाश के नाम पर कुछ हिस्से बचे थे। लाश उस हालात में थी कि कोई भी देखकर खौफ से भर जाए। पुलिस को लाश के घर वालों मिल चुके थे तो उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। पुलिस ने अंजलि के घर वालों को यही एक्सीडेंट की कहानी सुनाकर उन्हें रवाना कर दिया। दिल दहला देने वाला किस्सा इसके बाद सामने आया जब दीपक नाम का एक शख्स सामने आया। दीपक, जिसकी कंझावाला इलाके में दूध की दुकान है, वह रोज़ सुबह 3 बजे अपनी दुकान खोल देता था, क्योंकि सुबह की चाय का दूध उसी की दुकान से अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था। दीपक ने बताया कि 3:18 पर वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज़ आई। ऐसा लगा कि तेज रफ्तार में जा रही गाड़ी का टायर फट गया हो। आवाज़ सुनते ही उसने चौंक कर ध्यान से देखा कि एक गाड़ी आई, पर उस गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा तेज नहीं थी। वह गाड़ी को देखता रहा
जब गाड़ी आगे बढ़ी और दीपक ने गाड़ी के पीछे का दृश्य देखा तो उसकी चीखें निकल गई। उसने देखा कि गाड़ी के पीछे वाले पहिए पर लाश बंधी हुई है और वह लाश उस गाड़ी के पीछे घिसटती जा रही थी। यह देखकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और 100 नंबर डायल किया। फ़ोन उठते ही उसने पुलिस से कहा कि एक ग्रे रंग की गाड़ी है जिसके पीछे एक लाश बंधी हुई है और गाड़ी तेज रफ्तार से मेरे सामने से गुजर रही है। इसके बाद दीपक ने पुलिस को गाड़ी का नंबर भी बताया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि गाड़ी कुतुबगढ़ की ओर जा रही है। पुलिस ये सब सुनकर भी हरकत पे नहीं आई। वह उससे लगातार पूछताछ करके टाइम पास करती रही। पुलिस ने दीपक से एक बेहद शर्मनाक सवाल पूछा कि गाड़ी के पीछे बंधी लाश कफन में है या नहीं। दीपक एक उम्मीद के साथ पुलिस को लगातार सब कुछ बताता रहा। अब 3:30 हो चुके थे। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई पुलिस वाला वहां पहुंचा। नए साल के उपलक्ष्य में पुलिस वाले दिल्ली की हर गली में कड़ी सुरक्षा का दावा करते हैं। हाँ, इसी दिल्ली में जहां हर दिन एक जुर्म जन्म लेता है। पुलिस की माने तो 18 से 20 हजार पुलिस वाले दिल्ली में नए साल के उपलक्ष्य में तैनात किए जाते हैं। आज वही रात थी जब एक मासूम बराबर रोडों में घसीटी जा रही थी, पर किसी पुलिस वाले ने यह सब नहीं देखा। एक शख्स बराबर पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था, पर कोई पुलिस वाला उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब दीपक की पुलिस से सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसने सोचा अब उसे ही कुछ करना होगा। वह पुलिस की कॉल लाइन पर लेकर स्कूटी में उस कार का पीछा करने लगता है। इसी दौरान उसने देखा कि गाड़ी यू टर्न लेकर वापस आ रही थी। लाश अभी भी गाड़ी के पीछे ही घसीट रही है। वह फिर पुलिस से कहता है कि गाड़ी फिर आ रही, लाश अभी भी घसीट रही है। आप कहाँ हैं? आप प्लीज आकर कुछ करिए। पुलिस वाले लगातार उससे भद्दे मजाक करके बोलते रहते हैं, हम आ रहे हैं। अब दीपक से बर्दाश्त नहीं होता। वह अपनी स्कूटी रखकर गाड़ी निकालता है और उस गाड़ी के पीछे जाता है। वह लगातार कार का पीछा कर ही रहा था कि वह कार उसके आंखों से ओझल होकर गायब हो जाती है। अब वह वापस आता है और फिर पुलिस को कॉल करता है। अभी भी किसी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। दीपक यह सब देखकर बुरी तरह परेशान हो जाता है। वह बेचैन होकर फिर अपनी कार से उस गाड़ी का पीछा करता है। उसी दौरान उसे पुलिस की एक जिप्सी मिली। उसने पुलिस वालों को वह गाड़ी दिखाते हुए कहा कि देखिए, एक कार है, इसी के पीछे एक लाश बंधी है, आप प्लीज इस कार को पकड़ो। पुलिस वाले दीपक की बातों तथा उसकी परेशानी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। दीपक फिर उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उसी दौरान कार गायब हो जाती है। अब दीपक को कॉल किए 2 घंटे हो चुके थे। 3:18 पर उसने पुलिस को कॉल की थी और अब सुबह के 5 बज चुके थे। अभी भी कोई पुलिस वाला दीपक के पास नहीं पहुंचा। तभी 5 बजे पुलिस के पास एक कॉल आता है कि कंझावाला इलाका में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। कॉल आने पर पुलिस की टीम उस लाश को उठाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाती है। इसके जस्ट बाद पुलिस को एक और कॉल आता है कि एक सड़क किनारे एक स्कूटी एक्सीडेंटल हालत में पड़ी है। इसी स्कूटी के जरिए उसकी ऑनर अंजलि का पता मिलता है। तब पुलिस अंजलि के घर में जाकर अपने हिसाब से उनको कहानी सुना आती है और उस केस को एक्सीडेंटल बताकर छुटकारा पाना चाहती है। इसके बाद जांच शुरू होती है। दोपहर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि यह एक जुर्म है, क्योंकि 31 की रात अंजलि को 12 किलोमीटर सड़कों पर घसीटा गया। दीपक के हिसाब से पुलिस रिकॉर्ड पर कमिश्नर ने यह सब कहा। 23 साल की एक लड़की सड़कों पर 2 घंटे बराबर घसीटी गई। ना किसी पुलिस वाले ने देखा और ना ही किसी पुलिस वाले ने रोका। पुलिस कमिश्नर का कहना था कि ये वारदात सिर्फ दीपक ने देखा, बाकी सभी ने जैसे अनदेखी का चश्मा पहन रखा था। दीपक जैसे लोग आज भी अपने अंदर इंसानियत रखते हैं। दीपक ने बताया कि वह लगातार पुलिस को कॉल करता रहा, पर किसी पुलिस वाले ने उसकी हेल्प नहीं की, जैसे यह सब उनकी मर्जी से हो रहा था। दोपहर तक इस केस ने पूरी दिल्ली में हंगामा कर दिया। पब्लिक ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पॉलिटिशियन ने एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर दिया। सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। लड़ाई जारी थी, पर जिसकी लड़ाई थी उनकी कोई बात कर ही नहीं रहा था। सभी खुद को महान दिखाने में लगे थे। इस सब में पुलिस ने अपना फर्ज तो खूब निभाया ही था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले ही अंजलि के साथ हुई दरिंदगी को रोड एक्सीडेंट का मामला बता दिया, जो एकदम गैरकानूनी था। बिना रिपोर्ट के कुछ भी बोलना गैरकानूनी होता है। इस केस में पुलिस ने हर तरह से बदतमीजी दिखाई। पब्लिक तथा मीडिया ने पुलिस से सवाल किया कि बिना किसी टेस्ट, बिना किसी रिपोर्ट के आप ये कैसे बोल रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंटल केस है। पब्लिक और मीडिया के दबाव पर दिल्ली पुलिस ने कार सवार 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये सभी लड़के कोई ना कोई काम करते हैं। इन सभी की उम्र 25 से 27 साल के बीच है। पुलिस के हिसाब से ये सभी न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे। इन्होंने शराब पी रखी थी।
पुलिस की माने तो इन पांचों लड़कों का उस लड़की से कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये पांचों लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, उस लड़की के कपड़े फंस गए तो वह लड़की घिसटती चली गई। कार का म्यूजिक तेज होने के कारण उन्हें बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वो ऐसे ही घूमते रहे और लाश भी घिसटती रही। अचानक वह लाश गाड़ी से अलग हो गई और वह सभी घर के चले गए। पुलिस ने बिना किसी रिपोर्ट के ही गैर यातन हत्या का केस बना दिया है। पुलिस की लापरवाही शायद ही उस लड़की को न्याय दिलाए। पुलिस कुछ भी करे, पर यह नया साल अंजलि के परिवार पर जैसे गुजरा, भगवान न करे कभी किसी का नया साल ऐसे गुजरे। दिल्ली के गवर्नर ने पुलिस स्टेशनों की सारी रिपोर्ट्स मंगवाई हैं कि कहां कहां खामियां हैं। घटना स्थल के आसपास 3 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं। फिर 2 घंटे की वारदात में अगर किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा तो इसमें पुलिस की ही गलती है, या फिर पुलिस अपनी ड्यूटी भूलकर नया साल मनाने में बिजी थी। इस घटना में पुलिस की जो बेइज्जती हुई है वो शायद ही अब तक हुई होगी। इस केस ने पुलिस के ऊपर एक बेहद गंदा धब्बा लगा दिया। धब्बा लगना लाजमी भी था, क्योंकि घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर दिल्ली पुलिस ने शुरुआती समय कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज उन्हें नए नए बहाने नहीं बनाने पड़ते। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी जानकारियां अधूरी मिली। पूरी घटना की जानकारियां ना पुलिस के पास थी और ना ही पुलिस ने पूरी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए थी। हादसे में पुलिस के लोग नदारद थे, जो कि एक घिनौना सच है, और अब ये पुलिस का घिनौना सच सबके सामने आ चुका है। इस केस ने पुलिस का तमाशा बनाकर सबके सामने ला दिया। पुलिस ने काम भी ऐसा ही किया था। जैसा कि पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा था कि अंजलि का एक्सीडेंट हुआ और वह कार में फंस गई तथा 12 किलोमीटर तक घसीटी गई। घटना के 36 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लोग सवार थे। उस स्कूटी पर अंजलि की दोस्त निधि भी उसी के साथ सवार थी। निधि ने खुद आज तक से बात करके उस रात की पूरी दास्तां सुनाई। निधि ने बताया 31 दिसंबर को शाम 6:30 बजे अंजलि अपने घर से निकलती है। अंजलि ने अभी हाल ही में किस्तों पर एक स्कूटी ली थी, वह उसकी किस्तें भर रही थी। अंजलि अपने घर से निकलकर अपनी दोस्त निधि को उठाकर होटल विवान पहुंचती है। वहां पहुंचकर अंजलि होटल के बाहर स्कूटी पार्क करती है और होटल में जाकर अंजलि और निधि दोनों एक रूम लेती हैं और उसी रूम में चली जाती हैं। 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक दोनों रूम में रहती हैं। इस दौरान उस रूम में कोई नहीं आता। इसके बाद 2 लड़के उस रूम में कुछ सेकंड के लिए जाते हैं और वापस चले आते हैं। रात 1:30 बजे दोनों होटल से नीचे आती हैं और स्कूटी अब निधि चलाती है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाती हैं। इसके बाद रात के 2:10 का पूरा सीसीटीवी फुटेज मिला है। इस फुटेज में स्कूटी अंजलि चला रही थी और निधि पीछे बैठी थी, और ये अंजलि की आखिरी जिंदा तस्वीर थी। इसके बाद किसी सीसीटीवी फुटेज में दोनों नजर नहीं आती। रात 2:10 पर आखिरी बार दोनों को देखा गया। इनके साथ जो भी हुआ वो रात 2:10 से लेकर 3:18 के बीच हुआ, क्योंकि दीपक ने लाश घिसटती हुई 2:18 पर देखी थी। अब सवाल ये था कि स्कूटी पर 2 लोग थे, कार के पहिए के नीचे सिर्फ अंजलि फंसी थी। फिर निधि कहाँ गई? निधि ने बताया कि जब अंजलि स्कूटी चला रही थी और मैं पीछे बैठी थी, तभी कृष्णा विहार के पास सामने से कार आ रही थी। तभी स्कूटी और कार की टक्कर हुई। टक्कर के बाद राइट साइड निधि गिरी और लेफ्ट साइड अंजलि गिरी। इत्तेफाक से अंजलि अगले और पिछले टायर के बीच में अटक गई। निधि ने बताया जब अंजलि कार के बीच अटकी तब गाड़ी में कोई शोर नहीं था। निधि ने बताया कार में बैठे लोगों ने देखा कि टक्कर के बाद कार के नीचे कोई फंस गया है। वह लगातार कार को आगे पीछे करते रहे। उनके ऐसा करने पर अंजलि चीख रही थी, पर उनमें से कोई भी कार से नीचे नहीं उतरा। 1-2 बार कार को आगे पीछे करके वो कार लेकर चल पड़े। निधि ये सब देखते हुए भी चुप रही। अंजलि को कार में घसीटते हुए ले गए। वो ऐसे घर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने ना अपने घर पर कुछ बताया और ना ही पुलिस को। अगली सुबह न्यूज से उसे पता चला कि उसकी दोस्त की मौत हो चुकी है, तब भी वह चुप रही। इस घटना को 2 दिन हो गए और वो चुप ही रही। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला कि स्कूटी में 2 लोग थे, सीसीटीवी फुटेज से ही विमान होटल का पता चला। पुलिस की टीम होटल गई। होटल में अंजलि और निधि ने अपने नामों से रूम बुक करा रखे थे। होटल से ही निधि नाम की दूसरी लड़की का पता चला जो उस रात अंजलि के साथ थी। तब पुलिस निधि तक पहुंची और उसका स्टेटमेंट लिया। तब जाकर निधि ने अपनी चुप्पी तोड़ी। निधि ने बताया कि वह घबरा गई थी कि अगर वह कुछ बोली तो पुलिस कहीं उसी को ना उठा ले, इसलिए वह चुप थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन 5 कार सवारों से पूछताछ की। उस समय जो कार चला रहा था उसका भी नाम दीपक था। दीपक के जस्ट बगल में मित्तल नामक लड़का बैठा था। 3 लोग पीछे बैठे थे। उन्होंने बताया कि हम सभी ने शराब पी थी, पार्टी की थी। तभी कृष्णा विहार के पास एक स्कूटी हमसे टकरा गई। उससे एक लड़की गिरी
उसको देखकर हम घबरा गए कि एक्सीडेंट हो गया। ये सब देख पकड़े जाने के डर से हम कार लेकर भाग गए। काफी दूर निकलने के बाद हमें लगा कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है, तो गाड़ी हमने रोक कर देखी तो गाड़ी में एक लड़की की लाश फंसी थी। ये देखकर हम सभी घबरा गए। हमने तुरंत लाश बाहर निकाली और लाश वहीं छोड़कर हम सब अपने अपने घर चले गए और घर जाकर सो गए। 1 जनवरी को पुलिस रिपोर्ट लिखी जाती है। डीसीपी खुद बयान देकर कहते हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट का मामला था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये ना तो मर्डर है और ना ही रेप का मामला है। आखिर कैसे कोई डीसीपी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवा में इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, वो भी तब जब लाश मुर्दा घर में रखी थी। पुलिस का 1 जनवरी इसी एक्सीडेंट के ऐलान के साथ बीत गया। 2 जनवरी को इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। दिल्ली में जहां अंजलि रहती थी, वहां के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिवार ने भी लाश लेने से मना कर दिया। इसके बाद यह खबर 2023 की सबसे बड़ी खबर बन गई तथा मीडिया की हेडलाइन में छा गई। अब मामला होम मिनिस्टर तक पहुंच गया। होम मिनिस्टर ने एक लेटर जारी किया दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम। इस लेटर के द्वारा कहा गया कि इस मामले की पूरी जांच कर हमें फौरन रिपोर्ट दो। अगर जरूरत पड़े तो इस मामले की जांच आप आईपीएस ऑफिसर शालिनी सिंह से करवाइए। अब दिल्ली पुलिस पर हर तरफ से दबाव था। अब पुलिस को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। अब पुलिस पूरे 12 किलोमीटर दायरे की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। तब उन्हें वो फुटेज मिलती है जिसमें उन्हें निधि के बारे में पता चला था। तब जाकर पूरी कहानी सामने आई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि अंजलि का कोई रेप नहीं हुआ था। अब पुलिस ने खुद को बचाने के लिए अंजलि के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी, जो एकदम गैर कानूनी है। पुलिस ने जो अपना फर्ज नहीं निभाया, पुलिस उसे छिपाने के लिए अंजलि को सरेआम करने लगी। लेकिन दिल्ली पुलिस अब कुछ भी कर ले, वो अपनी बदनामी रोक नहीं सकती। दिल्ली एक दहशत और हादसों का शहर, जहां हर दिन अनेकों मासूम अपना दम तोड़ते हैं। मिलेंगे ऐसी ही सच्ची घटना के नए एपिसोड पर। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। देश में होने वाली शर्मनाक वारदातों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट से जुड़ें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।